कल की तासिका में हमने भाषाई कौशल्य के रूप में श्रवण कौशल्य और उसके उपरांत संभाषण कौशल्य की ओर रुख किया था और ये देखने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से हम उच्चारण और मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल्यों को एक साथ देख रहे थे। उच्चारण कौशल्य में किसी भी भाषा की ध्वनि व्यवस्था को समझना, उसके उपरांत बलाघात, स्वराघात, विवृत्ति और अनुतान पर विशेष ध्यान दिया था। उसके पश्चात हमने मौखिक अभिव्यक्ति को जरा गहन रीति से देखने की कोशिश की, जिसमें शब्द भंडार की बात की, सक्रिय शब्दावली, निष्क्रिय शब्दावली को लेकर चर्चा की। उसके उपरांत अर्थ शिक्षण में मूल अर्थ और अर्थ छाया भेद को लेकर के चर्चा की और उसके उपरांत हमने ये देखने की कोशिश की कि किस प्रकार से आर्थिक संरचना, शाब्दिक संरचना, शब्द और अर्थ का संबंध और सबसे महत्वपूर्ण बात व्याकरणिक इकाइयों का अध्ययन, यानी व्याकरणिक संरचना किस प्रकार शब्दों की होती है, उसको लेकर के चर्चा की थी। और ज़्यादा हमने ध्यान दिया था व्याकरणिक संरचना का अभ्यास करते समय हमें किस प्रकार से कारक, लिंग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य, अन्विति इत्यादि को समझने की कोशिश की। दैनंदिन जीवन में व्यवहार करते समय जो हमारी सामान्य बातचीत होती है, उसमें हमें व्याकरण का ख्याल करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, परंतु ये परंपरा से उसके नियम हमें सिखाए जा सकते हैं। जैसे लड़का है तो उसके लिए पुल्लिंगी क्रियाओं का प्रयोग करना, यानी राम खाना खाता है। वही अगर स्त्री होगी, लड़की होगी तो सीता खाना खाती है। तो ये लिंग, वचन, कारक और काल, इन चारों में किस प्रकार से बदलाव होते हैं, इसको लेकर के चर्चा की। और एक बात मैंने महत्वपूर्ण आपको बताई थी कि अन्य भाषाओं की तरह हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं है। हिंदी में केवल दो ही लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और इन सभी बातों का समुचित अध्ययन करने के उपरांत अर्थ ग्रहण की कुशलता हमें प्राप्त होती है। तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, वह क्या कहना चाहता है, उसका मतितार्थ क्या है, हम क्या समझ रहे हैं, हमें क्या समझना चाहिए, और इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं की, उन चर्चाओं के आधार पर श्रवण कौशल्य और संभाषण कौशल्य, इन दो कुशलताओं को हमने भली भांति देखा है। अब ये दैनंदिन जीवन में प्रयुक्त होने वाली बातें हैं कि हमें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। परंतु जब हम अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं, वैसे तो श्रवण कौशल्य और संभाषण कौशल्य दोनों अध्ययन की साथ साथ लोक व्यवहार की बातें हैं, परंतु जब हम पढ़ने लग जाते हैं, जैसे हम पदवी स्तर तक पढ़ रहे हैं, उपाधि हमें प्राप्त होने वाली है अगले साल, जब हम तृतीय वर्ष पूरा करेंगे तो आपको बीए, बीएससी की उपाधि प्राप्त हो जाएगी। परंतु इन उपाधियों के लिए जो मेहनत हम कर रहे हैं,
उन उस मेहनत को दो कौशल्य बहुत नज़दीक से संबंधित हैं, वाचन या पठन कौशल्य और लेखन कौशल्य। अब देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप है अरूप, मतलब जिसका कोई ठोस रूप नहीं है, जो कहने बोलने सुनने की बातें हैं, परंतु पढ़ने और लिखने के लिए भाषा का अपना एक अलग रूप होता है, जिसको हम लिपिबद्ध रूप कहते हैं। यानी अगर आप किसी लेखक के विचारों को समझना चाहते हैं तो वो लेखक आपके पास आकर के समझाएगा नहीं। वो कुछ लिख देगा, कोई उपन्यास लिख देगा, कहानी लिख देगा, संस्मरण लिखेगा, रेखाचित्र लिख देगा, आत्मकथा लिखेगा, जीवन चरित्र लिखेगा, यात्रावृत्त लिखेगा। वो केवल शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे और इन शब्दों को पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, और केवल पढ़ना नहीं, उसको पढ़ करके आत्मसात कर लेना भी आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिए, आप अलग अलग विषय के अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी अनिवार्य विषय का, हिंदी द्वितीय भाषा का हो, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, गणित, फिजिक्स, संगणक या कंप्यूटर साइंस, सूक्ष्म जीव शास्त्र या माइक्रोबायोलॉजी। और आर्ट के देखा जाए तो आर्ट के विषय में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी इन भाषाओं के साथ साथ राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, फुले अम्बेडकर विचारधारा, ये सारे विषय आप पढ़ते हैं। लेकिन इन सब का ज्ञान जो है लिपिबद्ध रूप में आपके सामने है, चाहे वो हो सकता है मराठी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, संस्कृत में हो या अन्य किसी भाषा में हो। तो पहले क्या करना चाहिए, आपको पहले अध्यापक जो बता रहे हैं उसको ठीक ढंग से सुनना चाहिए, और जो सुन रहे हैं आप आपस में बोलना चाहिए। मुझे पता नहीं कितने छात्र, यानी हम जब बचपन में गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो दिन भर जो हमने पढ़ा उस पर छात्र आपस में चर्चा किया करते थे। ये बचपन की बात है। उस समय हमें एक अलग से घंटा रखा जाता था कि आज दिन भर जो पढ़ा उसको आपस में बोलचाल से सरलीकृत करें। हो सकता है किसी एक विद्यार्थी को उस लेक्चर का कोई अंश समझ में नहीं आया हो, तो किसी दूसरे को समझ में आया होगा। तो ये आपस में बोलचाल किया करते थे। परंतु सुनना और बोलचाल करने से सारा ज्ञान अर्जित होगा ऐसा नहीं कह सकते। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, विद्यार्जन के लिए हमें अध्यापकों ने सुझाए हुए पुस्तकों को पढ़ना भी जरूरी है। और ये पुस्तकें पढ़ते समय अनायास आपको ये तीसरा कौशल्य या तीसरी कुशलता अपने आप आ जाएगी। वाचन, जिसको पठन कहा जाता है, पठन या वाचन, अंग्रेजी में इसको रीडिंग स्किल कहा जाता है। तो पढ़ना भी कोई आसान बात नहीं है, ध्यान रहे। हम बड़े मजे में बिना गंभीर होकर के, बिना किसी गहराई से ऊपरी तौर पर पढ़ जरूर लेते हैं, लेकिन ये पढ़ना नहीं है। केवल अक्षर ज्ञान होना ये महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उन अक्षरों के, उन शब्दों के बीच जो ज्ञान छिपा हुआ है, उस ज्ञान का हमारे आचरण में उपयोग क्या होता है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो लेखक के जो भाव लिपिबद्ध किसी पुस्तक में हैं, चाहे वह पुस्तक किसी भी ज्ञान शाखा का हो, चाहे वो भाषा की किसी भी साहित्य की विधा हो, चाहे अन्य कोई भी विषय हो, उस विषय में लेखक ने जो विचार रखे हैं, जो भाव रखे हैं,
उन भावों को ग्रहण करने का बहुत बड़ा साधन लिपि है। और इस लिपि में जो ज्ञान भरा हुआ है उसको पढ़ कर के हम लेखक के विचारों को, लेखक के भावों को आत्मसात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी सामान्य अर्थ में पढ़ने की क्रिया जो है वह भाषा में प्रयुक्त लिपि चिन्हों को, लिपि प्रतीकों को पहचान करने की क्रिया मात्र है। मतलब अब समझिए, उर्दू लिपि में कुछ लिखा गया, रोमन लिपि में कुछ लिखा गया, देवनागरी लिपि में कुछ लिखा गया, तो आपका मस्तिष्क उस लिपिबद्ध साहित्य को, उस कंटेंट को देख करके कोई एक धारणा अपने मन में बनाता है कि ये अमुक अमुक लिखा हुआ है। कुछ संयुक्ताक्षर उसमें होंगे, कुछ मूलाक्षर होंगे, कुछ स्वर होंगे, कुछ व्यंजन होंगे। लिपिबद्ध रूप में एक वर्ण के रूप में हमारे सामने वो आएंगे। अनेक ध्वनि प्रतीक जो लिपिबद्ध होकर के अक्षर बन जाते हैं, अनेक अक्षरों से वर्ण बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से पद बनते हैं, पदों से उद्देश्य पक्ष, विधेय पक्ष बन जाता है वाक्य का। इन दोनों को मिलाकर के वाक्य बन जाते हैं और एक वाक्य के अंदर जो छिपा हुआ भाव है, अर्थ है, उसको समझ लेना, ये हमारा काम है, छात्रों का काम है। अध्यापक हमेशा छात्र रहता है, क्योंकि अध्यापक की पढ़ने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। अतः लिपि प्रतीकों, लिपि चिन्हों को पहचानना ये पठन है, ये वाचन है। चाहे वो लिपि चिन्ह किसी भी लिपि के हों। बहुत बार ये कहते हैं कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, गलत है। आप देवनागरी लिपि पढ़ रहे हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, नहीं, आप रोमन लिपि पढ़ रहे हैं। भाषा में जो छिपा हुआ अर्थ है वह लिपि के माध्यम से सामने आता है। अब उस अर्थ को ग्रहण करना या नहीं करना, यह छात्र का काम है। तो देखिए कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में लेखक के या किसी विद्वान के विचारों को, भावों को लिपि चिन्हों के माध्यम से पहचान लेना, यह वाचन कौशल है। और यह वाचन कौशल केवल लिपि चिन्हों तक मर्यादित है, ऐसा नहीं है। मतलब आप अगर उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू लिपि पढ़ रहे हैं, आपको अलिफ किसे कहा जाए, बे किसे कहा जाए, हमजा किसे कहा जाए, रे डेजे किसे कहा जाए, वो प्रतीक आप पहचान रहे हैं, इतने मात्र से वाचन नहीं है। केवल पहचान रहे हैं, ये वारण नहीं, वाचन नहीं है। क्ष क्या है, त्र क्या है, श्र क्या है, ज्य क्या है, ह क्या है, ये केवल प्रतीक हैं। उनकी पहचान हम बचपन से करते आए हैं, 12 खड़ी के माध्यम से, वर्णोच्चारणों के माध्यम से, स्वरों के माध्यम से, व्यंजनों के माध्यम से, उनके लिखित रूप के माध्यम से, लिपिबद्ध रूप के माध्यम से। परंतु वाचन का तात्पर्य इससे और बड़ा है। केवल पहचानना नहीं कि केवल ये अ है या केवल ये के है, क्ष है। अक्षरों की पहचान लिपिबद्ध रूप में यह वाचन का उद्देश्य नहीं है, अपितु सार्थक ध्वनियों के लिए जो लिपि प्रतीकों का, लिपि चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, उन लिपि चिन्हों से बने हुए शब्दों की इकाई में छिपे हुए अर्थ का ग्रहण करना, ये वाचन है, ये पठन है। अब ये पहला स्तर हुआ इसका। मतलब किसी लिपि में कुछ लिख दिया है, 1-2 परिच्छेद लिख दिए हैं,
उन परिच्छेदों में कौन सी ध्वनि के लिए कौन सा लिपि चिन्ह है, ये पहचान करने के बाद उन ध्वनियों से बने हुए शब्दों के अर्थ को समझ लेना, ये पहला स्तर हुआ। लेकिन उसके बाद अगर जाए तो जो लिखा हुआ है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने वाचन किया है, उसको लेकर के कोई एक धारणा हमारे मस्तिष्क में स्थिर करना, ये अगली स्थिति है। मतलब जैसे सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, अनेक बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन सच बोलने का आचरण कितनों ने किया है? हम आए दिन झूठ बोल लेते हैं, लेकिन एक बार पढ़ा हुआ सच बोलो ये वाक्य हमारे जीवन में हमेशा के लिए जब उतर जाएगा, हमारे आचरण में जिसका एक प्रकार से प्रकटन होगा, व्यवहार होगा, तब वह सच बोलो नाम के 2 शब्दों से बने हुए वाक्य को हमने आत्मसात किया, हमारे आचरण में उतारा। ये अगली स्टेज हुई, ये अगला चरण हुआ। तो ये जरूर ध्यान दें कि लिपि चिन्हों की पहचान करें, कौन सी ध्वनियों के लिए कौन से लिपि चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं उसकी पहचान हो, ध्वनियों से बने हुए शब्दों को वर्णोच्चारण के माध्यम से सीखें, समझें, पढ़ें, उच्चारण करें। अब उसमें जो लिखा गया है उसका अर्थ ग्रहण करें। अर्थ ग्रहण करने के बाद उस अर्थ का मंतव्य हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में स्थिर करें, और एक बार वह अर्थ स्थिर हो गया तो उस अर्थ के अनुसार आचरण करें। इतना बड़ा वाचन का पक्ष है। यानी केवल वाचन करना एक यांत्रिक कौशल नहीं है, मतलब अक्षरों की पहचान हो गई, काम खत्म, इतना नहीं है। वाचन क्या है? हमारे मस्तिष्क का, हमारे दिमाग का एक उच्च स्तरीय कार्य व्यापार है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। आपको लगता है बहुत आसान है, लेकिन इतने आसान नहीं है। और ध्यान रहे, जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पहले यादें हैं, अनुभव हैं। उन अनुभवों की कसौटी पर कसकर ही प्रत्येक वाक्य हम पढ़ते हैं और फिर उसको आत्मसात करते हैं। यह केवल एक वाचन कौशल नहीं है, यह केवल एक प्रक्रिया नहीं है, कोई यांत्रिक कौशल नहीं है, अपितु यह मस्तिष्क का उच्च स्तरीय कार्य व्यापार है, जिसमें देखने, पहचानने, बोलने की सामान्य क्रिया से लेकर के सोचने, कल्पना करने, तर्क करने, निर्णय करने, निश्चय करने और सबसे महत्वपूर्ण चीज मूल्यांकन करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। मतलब केवल देखा, पहचान लिया, बोला, उच्चारण किया, पढ़ लिया ना, सोचा। हमने उस पर सोचा, सोच विचार किया, मनन किया, चिंतन किया, कल्पना की, तर्क किया, और तर्क करने के बाद विवेक, सदसद विवेक बुद्धि से निर्णय किया कि ये सही है, ये गलत है, ये सत्य है, ये झूठ है, ये अच्छाई है, ये बुराई है। और उसके उपरांत मूल्यांकन, निश्चय जब किया कि यह सच्चा है, यह अच्छा है, तो फिर मूल्यांकन पहले स्वयं का, मैं जो कर रहा हूं वह योग्य है, कितना, कितने प्रतिशत, 100 में से 35% पासिंग परसेंटेज, नो। ये जो चिंतन की प्रक्रिया है, इस चिंतन की प्रक्रिया को बहुत 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 मंद गति से धीरे 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 समझने का प्रयास कीजिए। समझिए, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि कल
यानी आज आज का दिन दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। एक, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ आज के दिन, और दूसरा 26/11/2011 के दिन मुंबई पर आतंकियों का हमला हुआ। अब ये इन दो दिन एक ही दिन आते हैं। इन दो दिनों के परिप्रेक्ष्य में हमें सोचना है। पढ़िए, 26/11 के आतंकवादी हमलों में किसने हमला किया, क्यों किया, कारण क्या था, कितने लोग शहीद हुए, सामान्य लोग कितने मारे गए, अजमल कसाब को किस प्रकार पकड़ा गया, उस पर किस प्रकार से मुकदमा दायर किया गया, किस प्रकार उसे फांसी हुई, किस तरह पैरवी हुई, उसे भी वकील क्यों दिया गया। एक आतंकवादी को भी वकील दें, इतनी बड़ी मानवता इस देश में है। और संविधान के बारे में अब चर्चा तो कितनी करें, जितनी की जाए कम है। तो ये देखिए कि मूल रूप में किसी एक चीज को समझना बहुत कठिन बात है। मानव का मन अत्यंत विस्मयकारी दुनिया है। मनुष्य कब क्या कुछ करेगा कोई कह नहीं सकता। इसलिए मनोविश्लेषण के द्वारा, व्यवहार शास्त्र के द्वारा वर्तन को समझकर किसी एक व्यक्ति का मूल्यांकन करना बहुत कठिन बात है। देखिए, मनुष्य को मनुष्य या मानव क्यों कहा जाता है? जो मननशील प्राणी है वो मनुष्य है। मतलब मनुष्य के पास भाषा तो है, लिपि तो है, वो ग्रंथ निर्माण तो कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ मनन भी कर सकता है, चिंतन भी कर सकता है। तो क्या करना चाहिए हमें कि दो प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आती है, वाचन के अंतर्गत। पहली प्रक्रिया है लिपि चिन्हों की पहचान, और दूसरी उन लिपि चिन्हों के माध्यम से जो अर्थ उनमें छिपा हुआ है उसको ग्रहण करना। कभी कभी मैं कहता हूं कि आप एक वाक्य पढ़ लेते हैं, मतलब लिपि चिन्हों को पहचान जाते हैं और साथ ही झट से उसका अर्थ भी समझ जाते हैं। यानी ये दोनों क्रियाएं समांतर क्रियाएं हैं। अक्षरों की पहचान अर्थ ग्रहण, अक्षरों की पहचान अर्थ ग्रहण, लिपि चिन्हों की पहचान भाव ग्रहण। पहली प्रक्रिया में छात्र जो है ध्वनि प्रतीकों की बनावट को पहचानता है। अ इस प्रकार लिखा हुआ है, म इस प्रकार लिखा हुआ है, और उस बनावट वाले उस लिपि चिन्ह के माध्यम से कौन सा उच्चारण या कौन सा ध्वनि निकलती है उसको ध्यान रखना है। और उसके बाद स्वनिम मतलब ध्वनि जो है, जिस उस लिखे हुए अक्षर या उस वर्ण के लिए इसी ध्वनि का प्रयोग करना है। मतलब इस प्रकार जो लिखा है उसको म ही कहना है। ये जो वर्ण का और ध्वनि का संबंध है उसको परिचित होता है। इसके बाद उस आधार पर जो शब्द बने हुए हैं उन शब्दों के बाद उनसे बनने वाले पदों को, वाक्यांशों को और वाक्यों को पहचानने लगता है। प्रत्येक वाक्य की, प्रत्येक शब्द की, प्रत्येक पद की, प्रत्येक वाक्यांश की, प्रत्येक वाक्य की विशिष्टता को समझने लगता है। और दो वाक्यों में, दो शब्दों में, दो पदों में अर्थ अंतर करना सीखता है। मतलब गाय इस शब्द का अर्थ भेड़ नहीं है। मतलब गाय इस शब्द से अभिव्यक्त होने वाला अर्थ भेड़ इस शब्द से अभिव्यक्त होने वाले अर्थ का समतुल्य नहीं है।
और धीरे धीरे दो शब्दों के माध्यम से दो अलग अलग अवधारणाओं में अंतर करने की प्रक्रिया वो सीख जाता है। वो योग्यता उसकी विकसित होती जाती है, वो क्षमता उसकी विकसित होती जाती है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान रहे। अक्षरों के ज्ञान से, लिपि चिन्हों की पहचान से, विशिष्ट लिपि चिन्ह के लिए विशिष्ट ध्वनि प्रतीक प्रयोग करने से वर्ण, शब्द, पद, वाक्यांश, वाक्य, इनकी प्रत्येक इकाई में जो अंतर अर्थ के आधार पर आता है, उस अर्थ को समझने की क्षमता का विकास होने लगता है। अब जो अर्थ ग्रहण छात्र कर रहा है, जो भाव ग्रहण कर रहा है उस लिपि चिन्ह से, तो ये अर्थ यानी केवल पहले क्या किया उसने कि दो शब्दों के अंतर को समझने की कोशिश की। अब दोनों के पीछे जो अवधारणा छिपी है, उन अवधारणाओं को अधिक से अधिक समझने में, यानी शब्दों को, कोई अध्येता लर्नर है, कोई छात्र है, कोई विद्यार्थी है, तो वह शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को पहचानने के साथ साथ उनमें, मतलब उन शब्दों में, उन वाक्यांशों में, उन वाक्यों में निहित अर्थ को और विचारों को समझना सीखता है। अर्थ को समझते समझते उसको आत्मसात करने लगता है। इसके लिए भाषा की विविध व्यवस्थाओं पर अधिकार के साथ ही शब्द भंडार का विकास भी होता रहता है। ध्यान रहे, शब्द शांत हैं और अवधारणाएं अनंत। अवधारणाओं का, संकल्पनाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन शब्दों का अंत जरूर है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो संस्कृत भाषा में लगभग 20 लाख शब्द हैं। तो ये 20 लाख शब्द मिलकर भी सारा सब कुछ ज्ञान प्रकट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक शब्द के द्वारा जिस अवधारणा का बोध होता है, उसी प्रकार के अन्य शब्दों के माध्यम से अन्य अवधारणाएं समझ में आती हैं और धीरे धीरे हमारा शब्द भंडार बढ़ने लगता है। धीरे धीरे हमारा शब्द भंडार बढ़ने लगता है, अर्थात क्या होता है कि हमारी वोकेबुलरी बढ़ने लगती है, तो उसका भी विकास होने लग जाता है शब्द भंडार का। अर्थ ग्रहण की योग्यता को वाचन कौशल का आधार स्तंभ माना जाता है। मतलब किस शब्द का कौन सा अर्थ लेना है आपको, यह वाचन का मुख्य आधार है और इसी आधार पर वाचन की समग्र प्रक्रिया बन जाती है। क्या है, आप किसी शब्द का कौन सा अर्थ लेते हैं, इसी के आधार पर आपके वाचन कौशल की आधारशिला रखी जाती है और इसी आधारशिला के आधार पर आपकी वाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो देखिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो वाचन कौशल का प्रमुख उद्देश्य है, उसको भी हमें स्पष्ट करना है। क्या है, वाचन करने से क्या होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वाचन करने से भाषा पर समुचित अधिकार प्राप्त होगा। उस भाषा पर, जिस भाषा को आप पढ़ रहे हैं किसी भी लिपि के माध्यम से, उस भाषा पर पहला एक अधिकार आपका हो जाएगा। फिर ज्ञान के अर्जन के लिए उसका प्रयोग होगा कि अगर हम हिंदी भाषा में ये समझते हैं, ये सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमें क्या होगा कि हिंदी भाषा में लिखे गए अन्य विषयों के ज्ञान को भी आप सीख जाएंगे।
अगर आपको हिंदी भाषा की प्रकृति का अच्छा ज्ञान हो गया है तो। फिर उसके उपरांत आखिर है क्या ये? हमारे भाव, हमारे अनुभव, हमारे विचार अंततः क्या है कि एक विस्तृत धरातल पर मानवीय संबंधों को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। यानी मानवीय संबंध हैं ये सभी। है मैं मेरे माता पिता से बात करता हूं तो वो अलग संबंध बन जाते हैं, मैं अपने गुरुजनों से बातें करता हूं तो अलग संबंध बन जाते हैं, और वाचन कौशल से इन संबंधों में बहुत सुधार होता है। अगर किसी अच्छे नैतिक ग्रंथ से, धार्मिक ग्रंथ से अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है ये आपने पढ़ा, तो धीरे धीरे आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने लग जाएंगे, उनका आदर सत्कार करने लग जाएंगे, अपने बड़े लोगों को आदर देना लग जाएंगे। ये वाचन कौशल का सही अर्थ है, ये सही उद्देश्य है कि मानवीय संबंधों में सुधार लाना। केवल संपर्क नहीं करना है, अपितु सुधार लाना। इतना ही नहीं, आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण चीज है वाचन कौशल की। बहुत सारे छात्र जब प्रवेश प्रक्रिया चालू होती है तो पूछा जाता है कि आपकी रुचि किस में है, तो आप लिखते हैं वाचन। लेकिन वाचन कौशल का उद्देश्य मूलतः कौन सा है? वो समझो कि जिस प्रकार हम अपनी भाषा के ग्रंथों को पढ़ करके हमारी संस्कृति से परिचित होते हैं, उसी प्रकार हम अन्य भाषा को पढ़ करके अन्य भाषा भाषी की संस्कृति से भी परिचित होते हैं। इतना ही नहीं, आगे चलकर कहते हैं कि जिस प्रकार हम अपनी भाषा सीख करके अपने भाषा के साहित्य का रसास्वादन करते हैं, उसी प्रकार हम अन्य भाषा के साहित्य को पढ़ करके उसका भी रसास्वादन कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अलग अलग तरह की वाचन सामग्री, कंटेंट को मुखर और मौन वाचन के लिए वाचन कौशल के साथ भाषण कौशल भी विकसित होता है। मतलब आपने मौन पढ़ लिया, ऐसे ऐसे पढ़ लिया, तो उससे क्या होगा, केवल अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन वही उच्चारण आप जोर से करेंगे, जोर से पढ़ेंगे, तो सुनने वाला भी अगर कोई दोष उसमें रह जाता है तो वो दोष बता सकता है और उस दोष का सुधार हो सकता है। तो वाचन कौशल में दो प्रकार के वाचन आ जाते हैं, एक मौन वाचन, दूसरे को सुनाई न दे, और प्रकट वाचन जो होता है वह ज्यादा प्रभावशाली होता है। और वाचन करते 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 हमारा संभाषण कौशल भी बढ़ता जाता है, उच्चारण कौशल भी बढ़ता जाता है, विकसित होता जाता है। ये भी महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वाचन कौशल में वाचन शक्ति और वाचन गति। गति भी ध्यान रखिए, वेग से पढ़ना, केवल पढ़ना आया अभी तक कर रहा है नहीं चलेगा, वेग से पढ़ने आना चाहिए, धारा प्रवाह पढ़ने आना चाहिए, वाचन की गति का भी विकास होना चाहिए, और इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत बहुत प्रयास करना पड़ता है। साहित्य वाचन वाचन कौशल के विकास में सबसे ज्यादा सहायक होता है। इसलिए बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो धीरे धीरे आपकी समझ में ये आ जा रहेगा कि वाचन कौशल का महत्व क्या है, पठन कौशल का महत्व क्या है। आज हमने बड़े विस्तार में पठन या वाचन कौशल क्या है उस पर विचार किया। अगले सोमवार को हम इसी समय और भी अधिक सामग्री लेकर के प्रस्तुत होंगे आपके सामने, लेखन कौशल के बारे में, जो आपकी परीक्षा पद्धति की आत्मा है। अगर आप अच्छा नहीं लिखेंगे आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आपको लेखन कौशल्य सीखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सोमवार को।